अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, गजलियात में अपना एक टॉपिक है मिर्जा गालिब साहब। देखिए, आपके टॉपिक में मिर्जा गालिब साहब की गजलें हैं, दो गजलें मुकम्मल गजलें हैं। बिना कोई वक्त खराब किए हम पढ़ते हैं, गजलों की तरफ चलते हैं। लेकिन गजलों से पहले देखिए, आपको एक चीज बता दें कि इसमें सबक में जो आपसे पूछा जाता है ना, वो गजल यानी सबक और जो उसका राइटर है, जिसे कहते हैं सियाको सबाक से मुतालिक सवालात, यानी कि गजल से मुतालिक भी सवालात आएंगे और उनके शायर से मुतालिक भी सवालात एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बल्कि 10% सवाल आते हैं मोस्टली, तो क्या गजल से ही पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, लेकिन फिर भी शायरों के बारे में क्वेश्चन आने का इम्कान रहता है, कभी इम्कान रहता है। इसलिए हम मिर्जा गालिब के बारे में पढ़ते हैं। गालिब कौन है, कब पैदा हुए, क्या क्या इन्होंने कारनामे किए थे। देखिए, मिर्जा असदुल्ला गालिब साहब उर्दू अदब के बहुत ही मशहूर और मारूफ शायर हुए हैं। उर्दू अदब पढ़ाया जाए, शायरी पढ़ाया जाए, गालिब को ना पढ़ाया जाए तो वो अधूरा होता है। ठीक है। मिर्जा गालिब साहब की पैदाइश सन 1797 को हुई आगरा में। ये दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है। अब वो 27 दिसंबर को हुई अकबराबाद आगरा में, बुध के दिन हुई। ठीक है, वो तो दिन वगैरह इतना कोई इंपॉर्टेंट होता नहीं है। बरोज बुध को अकबराबाद यानी कि आगरा में हुई। मिर्जा गालिब का पूरा नाम देखिए, मिर्जा असदुल्ला खां। मिर्जा खानदान से थे इसलिए नाम मिर्जा है। नाम घर वालों ने रखा था इनका असदुल्ला। ठीक है, असदुल्ला खां। स्टार्टिंग में इनका तखल्लुस जब शेर व शायरी की इन्होंने शुरुआत की थी, 11 साल की उम्र में ही इन्होंने क्या शेर व शायरी की शुरुआत कर दी थी, क्योंकि 13 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी मिर्जा इलाही बख्श मारूफ की लड़की उमराव बेगम से, या उमराव जान से, उमराव बेगम से। ठीक है, तो उस टाइम ये असद तखल्लुस इस्तेमाल करते थे। ठीक है, लेकिन इन्होंने बाद में अपना तखल्लुस चेंज कर लिया और बाद में तखल्लुस रखा था अपना तखल्लुस गालिब। इब्तिदाई दौर में तखल्लुस था इनका असद। वालिद का नाम एग्जाम में पूछा जाता है। मिर्जा गालिब के देखिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो इनका वालिद का नाम, एक इनके दादा का नाम, एक इनके चचा का नाम। क्योंकि मिर्जा गालिब का वालिद साहब का नाम है मिर्जा अब्दुल्ला बेग। ये सन 1802 अलवर राजगढ़ का जो युद्ध हुआ था हमारे अलवर में, ठीक है, उस युद्ध में, उस जंग में शहीद हो गए थे। और बाद में इनकी जो परवरिश की थी, इनके चचा थे नसरुल्ला बेग, जो एक जागीरदार थे। बाद में इनके चचा का भी इंतकाल हो गया, तो चचा के इंतकाल के बाद इनकी परवरिश की थी इनके नाना ने। ठीक है, किसने की थी? इसके नाना ने। देखिए, इनके आबा व अजदाद यानी इनके जद्दे यूं कह सकते हैं। इनके दादा के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में आता है, चूंकि इनके दादा थे ना मिर्जा कोकान बेग। मिर्जा कोकान बेग एक सल्जूक तुर्क थे। क्या थे? एक सल्जूक तुर्क थे। आपने पढ़ा होगा ना, सल्जूकी सल्तनत अलाउद्दीन कैकुबाद के जमाने में अलातोनिया में, यानी जिसको आजकल इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है, जो वहां पर उसका मरकज था, केंद्रीय स्थिति थी, वहां के रहने वाले थे। तो वहां से वो मुगल बादशाह शाह आलम के जमाने में हिंदुस्तान आए और अकबराबाद में कयाम पजीर हुए। ये चीजें आपको इसीलिए बता रहे हैं कि देखिए, फर्स्ट ग्रेड में भी एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था एक शायर के मुतालिक, तो उसमें भी पूछा गया था कि भाई इसका इनके आबा व अजदाद किस बादशाह के जमाने में हिंदुस्तान में आए। तो इसी तरह मिर्जा गालिब के बारे में भी पूछा जा सकता है कि इनका दादा, चूंकि दादा आया था मिर्जा कोकान बेग, वो हिंदुस्तान में किस बादशाह के जमाने में आया। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वालिद का नाम मिर्जा अब्दुल्ला बेग, माँ का नाम है इज्जत उन्निसा बेगम। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम तो मुश्किल पूछ जाएगा। ठीक है, इसलिए इसमें अगर याद ना हो तो कोई टेंशन नहीं, याद है इज्जत उन्निसा बेगम। ठीक है, तो बेस्ट है। इनके दादा थे मिर्जा कोकान बेग, जो एक सल्जूक तुर्क थे। ठीक है, कौन थे? तुर्की थे, और तुर्की लोग बड़े बहादुर होते हैं। ये मिर्जा कोकान बेग बादशाह, मुगल बादशाह शाह आलम के जमाने में हिंदुस्तान आए। कहां से? तुर्किस्तान से, यानी कि तुर्की से आए थे, टर्की से। और आगरा में मुस्तकिल इन्होंने सुकूनत इख्तियार कर ली। मिर्जा गालिब साहब के वालिद जब मिर्जा गालिब 5 साल के थे, सन 1802 राजगढ़ अलवर की जंग में शहीद हो गए। उस वक्त इनकी उम्र 5 साल थी। वालिद का इंतकाल हुआ तो आपको बता दिया है कि इनकी परवरिश चचा नसरुल्ला बेग ने की, जो एक जागीरदार थे। ठीक है, मिर्जा गालिब चचा के इंतकाल के बाद उनकी परवरिश नाना ने की। चचा का भी इंतकाल हो गया तो परवरिश किसने की? इनकी नाना ने। मिर्जा गालिब को चचा नसरुल्ला बेग के इंतकाल पर चचा की जागीर के मुआवजे में 700 रुपए पेंशन मुकर्रर हुई। चूंकि ये चचा के एक वारिस के तौर पे हो गए थे, ठीक है, तो इनको पेंशन मिलने लगी इसके चचा की जगह, यानी कि नसरुल्ला की जगह। उसके बाद देखिए, मिर्जा गालिब ने इब्तदाई जमाने में जो तालीम और तरबियत की बात की जाए तो इब्तदाई जमाने की तालीम मौलवी मोहम्मद मुअज्जम से हासिल की। कौन सी? फारसी जबान की। और बाद में इन्होंने फारसी जबान की तालीम हासिल की थी एक नौ मुस्लिम मुल्ला अब्दुल समद पारसी से, जो एक न्यू मुस्लिम हुए थे। ठीक है, मुसलमान धर्म उन्होंने ग्रहण किया था। तो इब्तिदाई तालीम फारसी जबान की थी मौलवी मोहम्मद मुअज्जम से, लेकिन मुकम्मल जो असल तालीम हासिल की है वो है मुल्ला अब्दुल समद पारसी से, फारसी। ठीक है,
तो गालिब ने पारसी से फारसी सीखी थी। मिर्जा गालिब ने महज 11 साल की उम्र में शायरी शुरू कर दी थी। आपको बता दिया स्टार्टिंग में सन 1808 के समथिंग शेर व शायरी की शुरुआत कर दी थी। जब ये 13 साल के हुए शेर व शायरी करने लग गए, हो सकता है इन्होंने कुछ इश्क के शेर कह दिए हों, तो लोगों को लगा कि यार इनकी शादी कर देनी चाहिए, है ना, ज्यादा आशिकी में पड़ गया। तो इनको क्या है, शादी इनकी 13 साल की उम्र में इनकी शादी कर दी गई थी। लेकिन देखिए बात आज से 210 साल समथिंग 250 साल पहली बात है। उस टाइम के लोग बड़े मजबूत होते थे, ठीक है, 13 साल का भी ये एडोलेसेंस की अवस्था होगी इनकी 13 साल की भी, जो आजकल क्या है बाल्यावस्था के समथिंग होती है। तो सन 1810 में इनकी दिल्ली के मशहूर शायर इलाही बख्श मारूफ की लड़की उमराव बेगम से इनकी शादी हो गई। इनकी वाइफ का नाम इंपोर्टेंट है, चूंकि इनके जो ससुर थे ना खुसर मिर्जा इलाही बख्श मारूफ, वो एक मशहूर और मारूफ शायर हुए हैं, ठीक है। अब देखिए इनका ससुराल था दिल्ली में ससुराल था, तो दिल्ली के लोग इन्हें मिर्जा नौशा के नाम से जानते थे, जो बाद में इनका लक़ब पड़ गया, ठीक है। वैसे नौशा हमारे मेवात में नए नए दुल्हे को नौशा कहा जाता है, ठीक है। जो नया नया दुल्हा होता है ना उसे मेवात में नौशा कहा जाता है, और नई नई दुल्हन को नौशी कहा जाता है। तो हो सकता है ये भी उसी एतबार से नौशे कहा जाने लगा हो इसे। तो बहरहाल ये मिर्जा नौशा के नाम से ही मशहूर हो गए। जब दिल्ली आए तो उनकी मुलाकात मौलाना फजल हक खैराबादी से हुई। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है बताने के लिए आपको दो चीजें और अलग से। देखिए जैसे वली दक्कनी साहब जब दिल्ली में आए सन 1700 में, वली दक्कनी पहली बार दिल्ली आए थे औरंगजेब के जमाने में। तो वली दक्कनी की मुलाकात शाह सादुल्लाह गुलशन साहब से हुई थी, जिसने उसे दो मशवरे दिए, आपको याद होगा, फारसी अल्फाज का इस्तेमाल करना और अपनी शायरी से दक्कनी अल्फाज को खत्म करना, ठीक है। इसी तरह मीर तकी मीर जब दिल्ली आए तो मीर तकी मीर की मुलाकात हुई थी सादतुल्लाह अमरोहावी से। किससे? सैयद सादतुल्लाह अमरोहावी से, जिन्होंने उन्हें गजल गोई की तरफ रागिब किया था, गजल की तरफ माइल किया था, शेर व शायरी की तरफ। उन दोनों के बारे में क्वेश्चन आता है। इसी तरह जब मिर्जा गालिब साहब दिल्ली आए हैं तो इनकी मुलाकात मौलाना फजल हक खैराबादी से हुई है। ये क्वेश्चन भी उसी अंदाज से पूछा जाता है जिस तरह वहां पर मीर तकी मीर और वली दक्कनी के बारे में क्वेश्चन आता है कि उनका दिल्ली सफर के दौरान किससे मुलाकात हुई। क्योंकि मौलाना फजल हक खैराबादी भी कोई आम आदमी नहीं, जिस तरह सादतुल्लाह अमरोहावी और शाह सादुल्लाह गुलशन साहब कोई आम आदमी नहीं। उन दोनों के बारे में क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, याद रख लेना। मिर्जा गालिब दिल्ली के बल्ली मारों के मोहल्ले में रहते थे, बल्ली मारों के मोहल्ले में। और उसके बाद देखिए मिर्जा गालिब साहब थे जो दिल्ली के आखिरी बादशाह, यूं कह सकते हैं आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, जो जफर उनका तखल्लुस था बहादुर शाह जफर का, ठीक है। उनके दरबारी शायर और उनके उस्ताद भी हैं, क्योंकि बहादुर शाह जफर का एक तो उस्ताद हुआ है मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, और एक इनके उस्ताद हुए मिर्जा गालिब साहब। बहादुर शाह जफर सन 1837-57 तक बादशाह रहे हिंदुस्तान के। देखिए इन्होंने इन्हें 50 रुपए माहवार पेंशन मुकर्रर की, जो सन 1857 में बंद हो गई। इसलिए कि 1857 की जो जंग आजादी बड़ी जंग लड़ी गई थी, उस जंग के बाद बहादुर शाह जफर को अंग्रेजी हुकूमत ने गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया। जब बादशाह नहीं रहा तो पेंशन तो खत्म होगी ही। तो 1857 में पेंशन खत्म हो गई, जो कितनी थी? 50 रुपए, याद रखना। अब जब बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया अंग्रेज हुकूमत ने, तो ये नवाब, रामपुर के नवाब ने इन्हें क्या रामपुर दावत दी, रामपुर बुलाया इन्हें, और नवाब रामपुर ने इनको क्या 100 रुपए माहाना तनख्वाह इनकी मुकर्रर की थी। तो देखिए आज से 200 साल पहले 100 रुपए अपना पे बहुत बड़ी कीमत होती थी, 150-200 साल पहले, ठीक है। 100 रुपए में तो बहुत बड़ी प्रॉपर्टियां खरीदी जा सकती हैं। सन 1828 की बात है, मिर्जा गालिब साहब दिल्ली से कलकत्ता के सफर पर निकल पड़े। वजह ये थी कि इनके जो चचा थे ना नसरुल्लाह बेग, उनके इंतकाल के बाद जो इनको पेंशन मिलती वो पेंशन बंद हो गई थी। तो उस पेंशन को बहाल कराने के लिए दिल्ली से कलकत्ता गए थे, क्योंकि उस टाइम इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। क्विट्स इंडिया एक्ट के तहत जो शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के अंडर में गया है, वो सन 1858 के समथिंग गया है। इस टाइम जो शासन था इंडिया में वो ईस्ट इंडिया कंपनी का था, जिसकी क्या है मैन वो कोलकाता ही में ब्रांच चलती थी। तो वहीं पर इनको जाना पड़ा, इंडिया कंपनी के पास जाना पड़ा अपनी पेंशन बहाल कराने के लिए, ठीक है, याद रहेगा आपको। उसके बाद देखिए मिर्जा गालिब को मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने 1850 में दबीरुल मुल्क, नजमुद्दौला, निजाम जंग के खिताबात से नवाजा। ये 3 खिताबात दिए इन्हें। मिर्जा गालिब ने नसर निगारी का आगाज फारसी जबान से किया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से इनकी तर्ज तहरीर के मुतालिक कि मिर्जा गालिब ने अपनी जो नसर निगारी का आगाज किया वो किस जबान से किया? तो फारसी से। इनके फारसी के अंदर 4 नसरी रिसाले मिलते हैं। कितने? 4।
उसके बाद देखिए मिर्जा गालिब का सबसे बड़ा कारनामा है खुतूत, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मिर्जा गालिब का खत्तो किताबत में बड़ा मकाम हासिल हुआ है। जैसे मौलाना हाली साहब ने कहा है कि मिर्जा गालिब का खत्तो किताबत के अंदर जो मर्तबा व मकाम था, उसकी ऐसा मर्तबा व कमाल ना किसी ने हासिल किया है और ना ही कोई किसी ने मिर्जा गालिब की पूरी पूरी इत्तबा की है। ठीक है, मौलाना हाली साहब कहते हैं इस तरह। तो इनका सबसे बड़ा कारनामा खुतूत है, चूंकि इन्होंने क्या है, मुरासले को मुकालमा बना दिया। मतलब ये है कि ये इस अंदाज से खुतूत निगारी करते थे, ऐसा लगता है जैसे मुखातब आपके सामने मौजूद हो अगर इनके खुतूत को पढ़ा जाए तो। बिल्कुल एक बामुहावरा अल्फाज का इस्तेमाल करना, आसान व सलीस जबान का इस्तेमाल करना। ठीक है, और सेकंड बात यह है कि मिर्जा गालिब के जो खुतूत हैं वो अदबी एतबार से और तारीखी एतबार से, दोनों एतबार से काबिल नजर हैं। अदबी एतबार से जो उर्दू साहित्य का एक बड़ा वो सरमाया है, और तारीखी एतबार से यूं कह सकते हैं कि मिर्जा गालिब के जो खुतूत हैं, इन खुतूत से हमें उस जमाने की तारीख मिलती है। सन 1857 या जो मुसलमानों की या हुकूमत की या देश के लोगों की क्या हालत थी, उन हालात के बारे में हमें मालूमात हासिल होती है। इनके उर्दू खुतूत के मजमू में उदय हिंदी इनका पहला खुतूत का मजमुआ है, जो सन 1868 में शाये हुआ है। ठीक है, दूसरा है उर्दू मुअल्ला, ये इनका खुतूत का मजमुआ जो सन 1869 में शाये हुआ है। और एक इनके खुतूत का मजमुआ है मकातिब गालिब। मकातिब गालिब मिर्जा गालिब के उन खुतूत का मजमुआ है जो इन्होंने दरबारे रामपुर के लिए लिखे थे। किसके लिए? दरबारे रामपुर के लिए लिखे थे। इन्हीं खुतूत को मकाते गालिब के नाम से इम्तियाज अली खां आरशी ने मुरत्तब किया, जो सन 1937 में शाये हुए। यह क्वेश्चन नेट जेआरएफ में पूछा गया है कि मिर्जा गालिब के खुतूत को तरतीब किसने दी, या मिर्जा गालिब के खुतूत को किसने मुरत्तब किया? तो इम्तियाज अली खां आरशी ने मुरत्तब किया था। ठीक है, मुरत्तब का मतलब यूं कह सकते हैं उनका संकलन करना हिंदी में। ठीक है, मिर्जा गालिब के दीवान गालिब में देखे कसाइद भी हैं और गजलियात भी हैं। उन्होंने कसीदा निगारी भी की है, गजलें में लिखी हैं। कसीदा निगारी चूंकि क्या बोलते हैं उसको, बहादुर शाह जफर के साथ भी हुए हैं, तो चूंकि बादशाह की कसीदा निगारी तो होती ही है। ठीक है, तो इन्होंने भी की है। मिर्जा गालिब का उर्दू दीवान के बारे में पूछा जाए तो पहली बार सन 1841 में शाये हुआ था। ठीक है, सन पूछा जाए, मिर्जा गालिब का जो दीवान है सन 1841 में जो शाये हुआ है, उसका जो पहला शेर है, ये पहला शेर पूछा जा चुका है। ये शेर है, नक्श फरियादी है किसकी शोखी है तहरीर का, कागजी है पैरहन हर पे करे तस्वीर का। ये शेर किस शायर के दीवान का शेर है? तो मिर्जा गालिब के दीवान का। उसके बाद देखिए मिर्जा गालिब ने फारसी जबान में कुछ किताबें लिखी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं। इनके नाम पूछे जा सकते हैं, जैसे कुल्लियात नज़्म फारसी, लताइफ गैबी, तेगे तेज, ताती बुरहान, शब्द चीन, पंज आहंग, बहर नीमरोज, 10 तंबू। इसमें देखिए बहर नीमरोज, 10 तंबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं। एक देखिए काती बुरहान, इनके बारे में क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं किताबों में। ठीक है, चूंकि तीनों किताबों का एक पस मंजर है। आइए देखते हैं। देखिए मिर्जा गालिब की जो किताब है ना, पंज आहंग, इस पंज आहंग किताब में फारसी इंशा पर्दाजी के नमूने मिलते हैं। क्या मिलते हैं? फारसी इंशा पर्दाजी के नमूने मिलते हैं। उसके बाद इनकी किताबें देखिए, पंज आहंग जो इनकी किताब है फारसी की, इसी किताब से इन्होंने कुछ मुंतखब खुतूत लिखे हैं। 15 खुतूत, कितने हैं? 15 खुतूत मुंतखब खुतूत है, चुनिंदा मुंतखब चुने हुए, जिन्हें रकात गालिब के नाम से इन्होंने जमा किया है। ठीक है, तो रकात गालिब के नाम से खुतूत जमा हुए हैं, किस किताब में है? फारसी किताब पंज आहंग में। उसके बाद देखिए मिर्जा गालिब की किताब है महर नीमरोज। महर नीमरोज जो किताब है, इस किताब के अंदर अमीर तैमूर लंग से लेकर हुमायूं के जमाने तक, देखिए दोनों का संबंध मुगलों से हुआ है। अमीर तैमूर लंग जिन्होंने सन 1398 में इंडिया पर हमला किया था, इसे इन्होंने अमीर तैमूर ने हमला किया था हनुमानगढ़ के भटनेर दुर्ग पर, जिसे उत्तरी सीमा का राजस्थान में प्रहरी कहा जाता है। इसी दुर्ग पर सन 1398 में इन्होंने आक्रमण किया था। ठीक है, अच्छा, और देखिए हुमायूं का जमाना कौन सा है? हुमायूं 1555 तक रहे हैं। चूंकि हुमायूं के दो पार्ट्स मिलते हैं आपको, 1527 से 1540 तक, और 1555 में ही 1555-56 लिख सकते हैं, चूंकि 1555 मछुआरा का युद्ध हुआ था। बाद में उसी टाइम क्या है, अकबर बादशाह बन गए थे इनके इंतकाल के बाद। तो इस जमाने के हालात मिलते हैं किसमें? महर नीमरोज में। एक तारीखी किताब है, फारसी में लिखी हुई किताब है। उसके बाद देखिए इनकी जो किताब है ना, 10 तंबू, इस 10 तंबू नाम की किताब में सन 1857 की जो जंग आजादी हुई थी, उस जंग आजादी के हालात के बारे में बयान किया गया है। और उर्दू में इसका तर्जमा बाद में ख्वाजा अहमद फारूकी ने किया था।
तो ख्वाजा अहमद फारूकी ने उर्दू में मिर्जा गालिब की किस किताब का तर्जमा किया था? तो 10 तंबू का तर्जमा किया। और ये पहली बार देखिए फारसी में शाये हुई थी 1858 में, क्योंकि हालात बयान किए 1857 के, तो 1858 में जब शाये हुई वो फारसी जबान में शाये हुई थी, 10 तंबू नाम की किताब। उसके बाद देखिए मिर्जा गालिब ने एक मौलवी मोहम्मद हुसैन तबरेजी की किताब है बुरहान काते, एक फारसी लुगत है। इस किताब के जवाब में इन्होंने लिखी थी एक किताब कातिय बुरहान के नाम से, कातिय बुरहान के नाम से लिखी, जो सन 1861 में शाये हुई। कब शाये हुई? सन 1861 में। तो ये मिर्जा गालिब की खुसूसियत कलाम या तर्ज तहरीर थी। उसके बाद मिर्जा गालिब के इंतकाल की बात की जाए तो देखिए 15 फरवरी 1869 को मिर्जा गालिब का इंतकाल दिल्ली में हो गया था, और मिर्जा गालिब को इनके ससुराली कब्रिस्तान लोहारों के कब्रिस्तान में दफन किया गया। ठीक है। उसके बाद देखिए मिर्जा गालिब के बारे में इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट हैं। जैसे रशीद अहमद सिद्दीकी साहब का कहना है कि मुगलों ने हिंदुस्तान को 3 चीजें दी। ये डेफिनेशन या क्वेटेशन इसे कह सकते हैं, क्वेटेशन परिभाषा आ चुकी है एग्जाम में कि मुगलों ने हिंदुस्तान को 3 चीजें दी, ताजमहल, उर्दू और गालिब। ये किसका कौल है? तो रशीद अहमद सिद्दीकी साहब का कौल है। इसी तरह अब्दुल रहमान बिजनौरी साहब कहते हैं कि हिंदुस्तान में 2 इल्हामी किताब हैं, एक वेद मुकद्दस और दूसरा दीवान गालिब। ठीक है, एक तो वेद मुकद्दस है और क्या है दूसरा? दीवान गालिब। मिर्जा गालिब के मुतालिक हाली साहब कहते हैं कि मिर्जा गालिब की उर्दू खत्तो किताबत फिल वाक़े, उर्दू खत्तो किताबत का तरीका फिल वाक़े सबसे निराला है। ना तो मिर्जा से पहले किसी ने इस तरह की खत्तो किताबत इख्तियार की और ना ही मिर्जा के बाद किसी से उनकी पूरी तकलीद हो सकी, यानी ना उन्हें कोई पूरी तरह फॉलो कर सका। तो ये मिर्जा गालिब की सवानेयात थी। उसके बाद चलते हैं मिर्जा गालिब की शायरी की तरफ, जो आपके टॉपिक में है, आपके सिलेबस में है। देखिए मुकम्मल गजल, आपको मुकम्मल ही गजल पढ़ाई जा रही है। ठीक है, मुकम्मल गजल आपके सामने है। इशरत कतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। देखिए इशरत और उसरत 2 लफ्ज आते हैं। उसरत छोटे सीन के साथ, ये है इशरत बड़े सीन के साथ। ठीक है, उ और ए का भी फर्क होता है। उसरत के माना होता है मुश्किल, तंगी। इशरत के माना होता है खुशी। ठीक है, इशरत के माने क्या होता है? खुशी। और बाकी इसमें ऐसा कोई वर्ड है नहीं, इसी तरह इसमें भी ऐसा कोई वर्ड नहीं है। देखिए इस शेर का जो बुनियादी मकसद है वो है फना को बयान करना, मकाम फना को बयान करना। मकाम फना क्या है? दुनिया। दुनिया से इंसान को खत्म होना है, वापस जाना है। ठीक है, तो दुनिया क्या है? मकाम फना है। मिर्जा गालिब कहते हैं कि देखिए इशरत कतरा है दरिया में फना हो जाना। दरिया में क्या है? फना हो जाना, खत्म हो जाना। कब? जब दर्द हद से गुजरता है दवा हो जाना। शायर कहते हैं कि इंसान का जो दवा है तो नहीं, वो दवा वो हो जाती है जब इंसान का दर्द हद से गुजर जाता है। इसलिए कि जब इंसान का दर्द हद से गुजर जाएगा तो उस दर्द अलम तकलीफ दुख दर्द जितने भी है उन सबसे उसको छुटकारा मिल जाएगा। सबसे उसका क्या है? उनको छुटकारा कैसे मिल जाएगा? इसलिए कि अपने माबूद हकीकी से जा मिलता है। जब उसका इंतकाल हो जाएगा तो इंसान को सारी दुनिया से, सारी परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। ठीक है, तो गोया ऐसा लगता है कि दर्द का हद से गुजरना ही दवा हो जाना है। ठीक है, यानी सबसे परेशानियों से निजात मिलना अपने आप में क्या है? दवा हो जाना है। तो मतलब यही मकसद है, दुनिया से फना हो जाना, निकल जाना। ठीक है, इंतकाल हो जाना, इसी को बयान किया गया है मकाम फना को। दूसरा शेर देखिए, तुझसे किस्मत में मेरी सूरत कफले अबजद था लिखा बात के बनते ही जुदा हो जाना। देखिए कफले अबजद, किस्मत तो ये तो कोई वर्ड है नहीं, सीधा सा किस्मत, डेस्टिनी। ठीक है, और कफले अबजद ये आपको समझने की चीज है, और बाकी ऐसा कोई वर्ड है नहीं। जुदा का माना होता है फिराक होना, अलग होना, जुदाई हो जाना। देखिए कफल अबजद, कफल का माना होता है ताला, अबजद कहते हैं हुरूफ को एक तरतीब पर जो होते हैं। देखिए आपने आजकल एक ताले देखे होंगे, इस टाइप के कुछ ताले होते हैं, इस टाइप के ताले होते हैं, इनमें यहाँ पर कुछ बना होता है वो, और ये बारीक सा इसमें डाल दिया जाता है। बाद में उसको क्या गोल गोल नंबरात होते हैं, उनको फिर घुमाकर लोग लगा देते हैं, फिर उनको अलग अलग कर देते हैं। तो कुफले अबजद कहते हैं कि ऐसे राज को कि जिसका राज उसके अंदर पिना होता है, मतलब जिसका राज उसके अंदर छुपा हुआ होता है। इसके अंदर या तो ऐसे होते हैं ताले के अंदर ABCD बनी होती है, या इसके अंदर काउंटिंग लिखी होती है 1 2 3 4 9। तो मान लीजिए किसी ने अपना लॉक लगा रखा है, लॉक के अंदर बना रखे हैं 4 3 6 8, है ना। तो 4 3 6 8 के डिजिट को बिल्कुल सीक्वेंस मिलाने के बाद लॉक लगा देगा, फिर उनको क्या आगे पीछे कर देगा। अब देखिए इनका राज इसी के अंदर तो छिपा हुआ है ना, इनका राज इसी के अंदर छिपा हुआ है। जैसे 4 3 6 8 डिजिट लगाएगा, उसको सीक्वेंस में लाएगा, लॉक खुल जाएगा। तो वही मतलब यहाँ पर बयान किया गया है। मिर्जा गालिब कहते हैं
कि जिस तरह लफ्ज मुअय्यन के मिलते ही, लफ्ज मुअय्यन या वर्ड मुअय्यन या जो संख्या आपने की है उनके मिलते ही जब ताला खुल जाता है, कुफल अबजद है, जब ताला खुल जाता है, इसी तरह सनत तशबीह को बयान किया गया इस शायरी में। इसी तरह शायर कह रहे हैं कि मेरी किस्मत में ये लिखा है कि जब मेरी महबूब से मुलाकात हो जाएगी, है था लिखा बात के बनते ही जुदा होना, कि मेरी किस्मत में ये लिखा हुआ कि जब मेरी महबूब से मुलाकात की सूरत बन जाएगी, सूरत होगी, तो फिर कोई ना कोई बात बन जाएगी। लेकिन फिर उसमें यह भी लिखा हुआ है कि मेरी क्या उनसे मुलाकात बात बनते ही मेरी किस्मत में ऐसे लिखा है जिसमें उनसे क्या जुदा हो जाऊंगा। तो इसमें सनत तशबीह को बयान किया गया है। ठीक है, जिस तरह कफल अबजद खुल जाता है ऐसे हम भी क्या खुल जाएंगे, अलग हो जाएंगे। अच्छा आगे देखिए, दिल हुआ कशमकश चाराए जहमत में तमाम, कशमकश चाराए जहमत में तमाम, मिट गया घिसने में इस अक़दे का वाह हो जाना। ठीक है, देखिए जहमत के माना होते हैं परेशानी। अच्छा इसमें देखिए शूमिया किस्मत को बयान किया गया, शूमिया किस्मत, किस्मत की बदबख्ती को बयान किया गया है। ठीक है, किसमें, इस दूसरे शेर में, इसका बुनियादी मकसद। और तीसरे शेर में तसव्वुर जहमत दिल, यानी जहमत के दिल की जो परेशानी है उसके कॉन्सेप्ट को बयान किया गया, उसके तसव्वुरात को बयान किया गया है, शायर ने बयान किया है शायर ने। देखिए शायर कह रहा है दिल हुआ कशमकश चाराए जहमत में तमाम, के मिर्जा गालिब कहते हैं कि कुल्फत दिल के इलाज करने में मुझे ऐसी कशमकश का सामना करना पड़ा है कि खुद दिल का क्या है, काम तमाम हो गया। ठीक है, दिल हुआ कशमकश चाराए जहमत में, चाराए जहमत में। ठीक है, यानी इस परेशानी को खत्म करने में है, इस जो दिल की परेशानी इसको खत्म करने में ही हमारा दिल क्या है, तमाम हो गया। मिट गया घिसने में इस अक़दे का वाह हो जाना है, गोया कि दिल एक ऐसी गिरह थी कि जिसको खोलने की कोशिश में वो घिस कर रह गई और वो क्या है, बिल्कुल खत्म हो गई। यानी हम अपने दिल की गिरह को क्या खोल ना सके और इसी चक्कर में इसी को खोलते खोलते हम दुनिया से क्या है, निकल गए। इश्क हकीकी। आगे देखिए जफा, जफा के माने होता है बेरहमी। क्या होता है जफा के माने, बेरहमी। और महरूम का माना होता है किसी चीज का ना मिलना, किसी चीज से रह जाना, उसे कहते हैं महरूम। लफ्ज हम अल्लाह अल्लाह, ये लफ्ज यूज किए जाते हैं एज ए, इसको विस्मयादी बोधक वर्ड कहते हैं जैसे हिंदी में, यानी हम यूं कह सकते हैं कि ये वर्ड फिजाइया के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं, उर्दू में कहें फिजाइया के तौर पे, यानी ताज्जुब के तौर पे। ताज्जुब कहते हैं कि जिनका ताल्लुक है दिली कैफियत से हो। तो शायर कह रहा है अब जफा से भी है महरूम हम अल्लाह अल्लाह, इस कदर दुश्मन अरबाबे वफा हो जाना। वफा का माना होता है वादा वफा करना, यानी वफा करना, उसकी उम्मीद के मुताबिक काम करना, तो होता है वफाई, एक होता है बेवफाई, तो दोनों में फर्क होता है ना। तो जफा का उल्टा है वफा, तो क्या है, सनत तजाद है इस शेर के अंदर, जफा और वफा एक ही शेर के अंदर। देखिए इस शेर में बुनियादी तस्वुर बताया गया है आशिक से बेतवज्जुही का। मिर्जा गालिब कहते हैं, ताज्जुब में कहते हैं कि बड़े ताज्जुब की बात है, अब जफा से भी महरूम हम अल्लाह अल्लाह के, अल्लाह ताज्जुब की बात है कि अब हम हमारे महबूब की जफा यानी बेरहमी से भी महरूम रह गए। अब तो पहले हमारा महबूब, पहली एक ऐसी हालत थी कि इस कदर दुश्मन अरबाबे वफा हो जाना कि हमारा महबूब हमसे क्या पहले वफा करता था, हमसे क्या करम करता था हम पर, लेकिन अब तो हमारा महबूब हम पर जफा करना भी गवारा नहीं करता, हम पर क्या बेरहमी करना भी गवारा नहीं करता। एक वो जमाना था कि हम आपके क्या करम फरमा थे, आपके एहसानमंद थे, हैं, लेकिन अब हम आपकी जफाओं से भी महरूम है, आपकी बेरहमी से भी महरूम है। इस तरह इनके बहरहाल माशूक ने इनसे बेवफाई की तो माशूकाओं से दरख्वास्त इस तरह ना करें। ठीक है, बहरहाल कॉमन इसके मजाजी के बारे में है। ठीक है, सीरियस ना ले किसी भी चीज को। ज़ौफ से गिरिया मुबद्दल बदम सर्द हुआ, मुबद्दल बदम सर्द हुआ। ठीक है, ये फारसी की इस तरह तरकीब बनती है, मुजाफ मुजाफिले मुजाफ, मुबद्दल बदम सर्द हुआ, पावर आया हमें पानी का हवा हो जाना। ज़ौफ के माने होते हैं कमजोरी, गिरिया के माना होता है रोना, मुबद्दल का माना होता है बदलना, तब्दील शुदा, और दम के माना होता है सांस, सर्द के माना होता है ठंडा। ठीक है, बावर आना, बावर आना का मतलब होता है याद आना, समझ में आना, ठीक है, फहम में आना या यकीन का होना। ठीक है, तो शायर कहते हैं कि शायर ये कह रहे हैं कि जब हम ताकतवर थे, जब हमारे जिस्म में तवानाई थी, हम मजबूत थे, तो हम अपने महबूब की जुदाई में रोते रहते थे। हम क्या करते थे, रोते रहते थे। मगर जब हम कमजोर हो गए, ज़ईफ हो गए हैं, तो हम मतलब हम आंसू बहाने के काबिल में आ रहे, बिल्कुल कमजोर हो गए, तो आंसू बहाने के बजाय हम ठंडी सांसें भरने लगे। ज़ौफ से गिरिया मुबद्दल बदम सर्द हुआ, कमजोरी से हमारा रोना ठंडी सांस में बदल गया। ठीक है, शायर कह रहे हैं
बावर आया हमें पानी का हवा हो जाना। तो हमें इस बात को देखकर इस बात का यकीन हो गया, हमें ये बात याद आ गई, बावर आ गई कि पानी क्या है, हवा बन जाता है, पानी भी क्या है, हवा में तब्दील हो जाता है। यानी जिस तरह हमारे मजबूती में हम रोते रहते थे, हमारा रोना ठंडी सांस में बदल गया, तो इसी तरह क्या है, पानी भी हवा में बदल जाता है। कहते हैं ना कि पानी भाप बन के उड़ जाता है, बाद में बारिश बन के नीचे आ जाता है। समझ में आया? तो इस कॉन्सेप्ट को बयान किया है शायर ने इसमें। अच्छा, उसके बाद देखा अगले शेर में। अच्छा, यहाँ पर अगला शेर है, दिल से मिटना तेरी अंगुश्ते हिनाई का ख्याल, हो गया गोश्त से नाखून का जुदा हो जाना। सनाते तशबीह को बयान किया है शायर ने। देखिए, अंगुश्ते माने उंगली के होते हैं, हिनाई का मतलब होता है मेहंदी लगी हुई, ठीक है। अच्छा, बाकी गोश्त, जुदा, नाखून, ये सब आप जानते हैं, गोश्त भी जानते हैं, नाखून भी जानते हैं, जुदा भी जानते हैं, जुदा अलग होना, ठीक है। शायर कह रहे हैं मिर्जा गालिब, इसमें ख्यालात के इस्तिवार को बयान किया गया है, कॉन्सेप्ट को बराबर, इस्तिवार होते हैं ना ख्यालात में, बराबरी, उनको बयान किया गया है। शायर कह रहे हैं, मेरे महबूब, मेरे दिल के अंदर जो तेरे ख्यालात हैं, तेरी मेहंदी लगी हुई उंगलियों के जो मैंने देखा था, है तेरी अंगुश्त हिनाई का ख्याल, तेरी जो मेहंदी लगी उंगलियों का जो ख्याल है मेरे दिल के अंदर जो पेवस्त हो चुका है, उसका मिटाना, उसको दिल से भुलाना ऐसा ही नामुमकिन है, ऐसा ही मुश्किल है जैसे गोश्त का नाखून से जुदा हो जाना। ये नाखून है जो एक गोश्त से अलग नहीं हो सकते, इनको हम जुदा नहीं कर सकते। ऐसे ही कह रहा है महबूब, हम तेरी यादों को, तेरे ख्यालात को अपने दिल से अलग नहीं कर सकते। बड़ा ही खतरनाक आशिक होगा, ठीक है, जो महबूबा की यादों को इस तरह अपने दिल के अंदर क्या ले बैठा है। तो महबूबाओं को इतना भी क्या है, गोश्त पेस्ट के अंदर ना पेवस्त करो कि बाद में निकालने में प्रॉब्लम आए, ठीक है मुझे अब्रे बहारी का बरस कर खुलना, रोते रोते गमे फरकत में फना हो जाना। लो, ये उससे भी बड़ा आशिक है इस शेर के अंदर। गमे फरकत, फरकत मतलब जुदाई, और फना का माना होता है खत्म हो जाना। शायर कह रहा है कि मुझे मेरे महबूब की जुदाई में, मुझे मेरे महबूब की जुदाई में, देखिए दोनों में सनद तशबीह है, अब्रे बहारी को, और यहाँ पर इस तरह कहा है कि मुझे मेरे महबूब की जुदाई में रोते हुए मर जाना ऐसे ही अच्छा लगता है जिस तरह मुझे क्या बारिश होने के बाद जब एक मौसम, खुशगवार मौसम होता है ना, वो अच्छा लगता है। ऐसे ही मुझे ये अच्छा लगता है, दिल को सुकून देने वाला है कि मैं अपनी महबूब की जुदाई में, या मेरे अपनी महबूब की क्या है बेवफाई में रोते रोते इस दुनिया से निकल जाऊं। तो भाई दुनिया को क्यों छोड़ रहे हैं? महबूब चलेगी तो और आ जाएंगे, लेकिन दुनिया को नहीं छोड़ना चाहिए। रोते रोते गमे फुरकत में फना हो जाना, ठीक है। अटेम्प्ट बड़ा खतरनाक किया है मिर्जा गालिब साहब ने, लेकिन देखिए इश्क हकीकी को बयान किया है, इश्क मजाजी को बयान नहीं किया है, कभी मजे ले रहे हो आप। लेकिन देखिए इसमें फना फिल इश्क को बयान किया गया है। इस शेर के अंदर कौन सा बुनियादी मकसद क्या है? फना फिल इश्क, इश्क में फना हो जाना। इश्क में, अगर इश्क हकीकी में आप फना होंगे तो आला मकाम पर हैं, ठीक है, और अगर इसके मजाजी में फना होंगे तो फिर आशिकों की कतार में फिर भी आला मकाम पे हैं, जो दुनिया के आशिक हैं। बहरहाल आगे देखिए, गर नहीं निकहते गुल को तेरे कोचे की होश, क्यों है गर्द रह जोलाने सबा हो जाना। जोलान, जोलान के माने होते हैं देखिए उछल कूद करना या भाग दौड़ करना, ठीक है। और सबा, सबा कहते हैं उस हवा को जो पूरब की तरफ से चलती है। शायरी की दुनिया में, शेरो शायरी की दुनिया में सबा को पैगाम्बर कहा जाता है, यानी कि पैगाम लाने वाली हवा। एक शेर भी है ना, खुदा जाने सबा हर रोज क्या पैगाम लाती है कि पहरों कांपते रहते हैं तिनके आशियानों के। तो सबा को पैगाम लानी हवा भी कहा गया है। शायर कह रहे हैं इसमें अपनी महबूबा को कह रहे हैं, एक बुनियादी तस्वुर है कोचा महबूबा में दिल शकनी को बयान करना। यानी महबूबा, कोचा का मतलब होता है शगोफे, ठीक है, घाव, क्या है शगोफा। कोचा का माने क्या है? शगोफा, ये शगोफा। गर नहीं निकहते गुल को तेरे कोचे की होश। शायर कह रहा है कि अगर फूल की खुशबू को, तेरे शगोफे की कोई होश नहीं है, अगर उन्हें कोई होश और हविस नहीं है कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है, तो फिर इन फूल के जो खुशबू हैं इनको क्यों है गर्द रह जौलाने सबा हो जाना, सबा के रास्ते की गर्दो गुबार क्यों बनना चाहती हैं? गर्द जो सबा है, जो हवा है तेज, जो हवा चलती है आखिरी पहर के चलने वाली जो हवा है, इसके रास्ते की गर्दो गुबार क्यों बनना चाहती है? निकहते गुल, निकहते गुल किसकी गर्दो गुबार बनती है? सबा की। क्यों बनना चाहती है? तो शायर कह रहा है कि फूलों की खुशबू के हवा में शामिल होने से ये बात जाहिर है, यानी जो फूलों की खुशबू इस हवा में शामिल होना चाहती है, इस बात से जाहिर है कि वो तेरे शिगाफ में जाने की ख्वाहिशमंद है। तेरे शिगाफ में, तेरे कोचे में क्या है? वो जाना
चाहती हैं, इसलिए वो इस हवा में आना चाहती है ताकि हवा के जरिए तेरे कोचे में पहुंच जाएं, तेरे शगाफ में पहुंच जाएं। अगला शेर देखिए, ताकि तुझ पर खुले एजाजे हवाए सेकल, देख बरसात में सब्ज आईने का हो जाना। देखिए एजाजे हवाए सेकल, सेकल का मतलब होता है जिला पैदा करने वाला, चमक पैदा करने वाला, चमक दमक, ठीक है। और यहाँ पर सब्ज आईना, सब्ज आईने का हो जाना, यहाँ पर क्या है, जंग, ऐसे लोहे को बयान किया गया है जिस पर क्या है, जंग जंग चढ़ गया हो, क्या है, जंग चढ़ गया हो। आपको पता है कि बरसात वगैरह में क्या है, नमी वगैरह से लोहा जो होता है उसको जंग चढ़ जाता है, लेकिन जब हवाए सेकल चलती है तो हवाए सेकल की नमी की वजह से वो जंग क्या है, बिल्कुल साफ हो जाता है, उसकी सफाई हो जाती है। तो यही शायर इसमें बयान कर रहे हैं, यही बयान कर रहे हैं कि बरसात में फौलादी आईने पर जंग इसलिए आ जाता है क्योंकि उसको हवाए सेकल का जंग लगेगा तो उसकी सफाई होगी। ये एजाज हवाए सेकल, इसका जब उसे एजाज हवाए सेकल लगेगा, यानी एजाज, सॉरी आगे देखिए, ताकि तुझ पर खुले एजाजे हवाए सेकल, देख बरसात में सब्ज आईने का हो जाना। देखिए एजाजे हवाए सेकल, सेकल का मतलब होता है जिला पैदा करने वाला, चमक दमक पैदा करने वाला। एजाजे हवाए सेकल यानी ऐसी हवा जिसके अंदर नमी हो, जिससे क्या है, जंग की सफाई हो। जंग यानी कि वो जंग जंग आलूदा जो लोहे पर लगता है। और सब्ज आईना यहाँ पर क्या है, फौलादी लोहा है, पर जंग लगा गया हो उसको कहा गया है। क्योंकि बरसात में आप जानते हैं इन चीजों का ऐसा होना आम बात है, ठीक है, बरसात की वजह से। शायर कहते हैं कि बरसात में फौलादी आईने पर जंग इसलिए आ जाता है, लोहे पर जंग इसलिए आ जाता है क्योंकि उसको हवाई सेकल का जंग लगेगा तो उसकी सफाई होगी। हवाई सेकल यानी जब नमीदार उसे हवा लगेगी, जिसमें नमी हो, जिसमें जो ऐसी हो जो चमक दमक पैदा करने वाली हो, जिला पैदा करने वाली हो, जब उसमें हवाई सेकल का जंग लगेगा तो उसकी सफाई होगी और उसमें जिला पैदा होगी, चमक पैदा होगी, ठीक है। लिहाजा ख्वाहिश और शौक, एक तो होती है ख्वाहिश, एक होती है शौक, चाहत, उम्मीद, वो चीजें हैं कि फौलाद के अंदर भी मौजूद हैं और वो फौलाद पर असर भी करती है, ठीक है। आगे देखिए, बख्शे है जलवाए गुल ज़ोक़े तमाशा गालिब, चश्म को चाहिए हर रंग में वाह हो जाना। बख्शे है जलवाए गुल, जलवाए गुल, गुल का जलवा है, फूलों का जलवा। शायर कहते हैं कि इंसान की जो आंखें हैं उनको हर कैफियत से, हर हालात से लुत्फ अंदोज होना चाहिए। चश्म को चाहिए कि हर रंग में वाह हो जाना है। चश्म यानी इन आंखों को चाहिए कि वो हर रंग में क्या है, घुल मिल जाए, लुत्फ अंदोज हो जाएं। क्यों? ताकि शौक मुताला की तरबियत हो सके, है क्या है, ज़ौक़े तमाशा गालिब, ताकि उन्हें शौक मुताला, नई नई चीज देखने की क्या है, एक तरबियत उनकी हो सके। मतलब यह है कि इंसान को चाहिए कि बाग आलम में, इस दुनिया के बाग में, इस दुनिया के अंदर हर रंग का लुत्फ उठाएं ताकि खुदा के हुनर को पहचान सके। अगर हम इस दुनिया के हालात, मकामात को, बनाई हुई चीजों को, पहाड़ है, दरिया है, झील है, इनको देखेंगे तो हम अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को, उनके कुदरत को पहचान सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं कि जो खुदा इतनी बड़ी चीज बना सकता है, उन्होंने, वो खुद कितना बड़ा होगा, ठीक है। आगे देखिए, शायर दूसरी गजल आपकी है, महरम नहीं है तू ही नवाहाय राज का। महरम का माना होता है भेदी, महरम का क्या माना होता है, भेदी। महरम का माना होता है भेदी। शायर कह रहा है कि नवाहाय राज, देखिए इसमें बुनियादी तस्वुर है असरार इलाही का ज़ुहूर। असरार या सिर की जमा है जिसके माने होते हैं राज, यानी अल्लाह तबारक व तआला के राज का जाहिर करना। तो शायर कह रहा है कि तू नवाहाय राज, यानी अल्लाह तबारक व तआला के राज का तू भेदी नहीं है, ठीक है। ये का यहाँ पर है, राज का, यहाँ वरना जो हिजाब है पर्दा है साज का, वरना जो तुझे यहाँ पर हिजाब नजर आ रहा है ना, जो पर्दा नजर आ रहा है, हकीकत में यह पर्दा नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये अल्लाह के राज पे क्या है, पर्दा लगाया हुआ है, छुपाए हुए हैं उन्हें, हिजाब के माने पर्दा होते हैं, ये छुपे हुए नहीं है। ऐसी कोई हकीकत नहीं है कि जो छुपी हुई है जिस पर पर्दा लगाया हुआ हो, बल्कि छुपा होना भी उसके जलवे की अदा है। क्या है मतलब, देखिए अल्लाह तबारक व तआला के जो राज होते हैं, अल्लाह अपने राज को अपने खास बंदों पर खोलते हैं। ऐसा नहीं कि हर आदमी भी अल्लाह के राज को जानता हो, ठीक है। तो वही इसमें बयान कर रहा है शायर कि जो अल्लाह का खास बंदा है, मिर्जा गालिब साहब कहते हैं, वो क्या अल्लाह के राजों को जानता है, अल्लाह के भेदों को जानता है, लेकिन जो एक आम आदमी वो अल्लाह के क्या वहदानियत को, अल्लाह की कुदरत के बारे में नहीं समझ सकता। आगे शायर कह रहा है, रंग शकिस्ता सुबह बहार नजारा है, ये वक्त है शगुफ्तन गुलहाए राज का। शगुफ्तन खिलना, फूलना,
है गुल हाय। देखिए गुल हाय, नजर हाय, ये गुल का बहुवचन होता है। इसी तरह नजर का नजर हाय बहुवचन होता है, फारसी में इस तरह बहुवचन बनाया जाता है। शकिस्ता का माना होता है टूटना। इस शायर के अंदर तसव्वुर महबूब का हुस्न, महबूब का जो खूबसूरत है उसको बयान किया गया है। मिर्जा गालिब कहते हैं कि ए मेरे महबूब, चूंकि तेरा लासानी हुस्न जमाल मेरी आशिफ्ता हाली का सबब है। रंग शकिस्ता सुबह, रंग यानी तेरी खूबसूरती, शकिस्ता टूटने का, आशिफ्ता हाली का, ठीक है। सुबह बहार नजारा यानी जो तुम्हारा सुबह की तरह दिखने वाला, सुबह का तशबीह अपनी माशुका की खूबसूरती को सुबह के नजारा से तशबीह दी है कि तुम्हारा जो सुबह के नजारे जैसा खूबसूरत नजारा है, जो तुम्हारा जो हुस्न जमाल है वो मेरे क्या आशिफ्ता बयानी का सबब है, आशिफ्ता हाली का सबब है, मेरे टूटने का, मेरे दिल धड़कने का सबब है। ठीक है, इसलिए कि तुझे हक हासिल है कि तू अपने हुस्न की दिलकशी पर नाज करे। ये वक्त है शगुफ्तन गुलहाय नाज का, इसलिए मेरे महबूब तुझको अपने खूबसूरती पर, अपने अपनी उमंग पर, अपनी चाहत पर, या अपनी बदन पे, अपने फिगर पे तुझे क्या है नाज करने का वो मौका है या हक है। ठीक है, या तेरा फर्ज बनता है। और ऐसा होता भी है, जो थोड़ी बहुत खूबसूरत होती है ना तो वो भी बड़े नखरे से चलती हैं, और जो बेचारी वैसी हैं तो वो लिपस्टिक विपस्टिक लगा के ठीक वे उनकी भी अम्मी बन जाती है ना। बहरहाल इसलिए ना सीधे साधे रहना चाहिए, ज्यादा खूबसूरत माशूका भी परेशान करती है ना। बहरहाल यू नो बेटर नाउ। आगे देखिए, आगे इसमें और बताया गया है माशूका सज धज के आ गई। आशिक सोच रहा है ये मेरी तरफ देखेगी, लेकिन माशूका देख रही है पड़ोसी की ओर, है ना। तो आशिक को तो वैसे ही मतलब समझो कि जैसे दिल में आग लग रही हो, शोले लग रहे हो, है। जब किसी को छोड़कर किसी और की तरफ देख ले तो फिर तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो शायर कह रहा है तू और सुए गेर नजर हाय तेज तेज। गेर यानी मेरे रकीब की तरफ, मेरे दुश्मन की तरफ, गेर यानी मेरे अलावा की तरफ, नजर हाय तेज तेज। ये मेरे महबूब जब तू मेरे रकीब को बड़ी बारीक नजरों से, बड़ी तीखी नजरों से, बड़ी कातिल नजरों से देखती है देखता है, तो मुझे बड़ा दुख होता है। क्यों दुख होता है? अब देखिए दुख की वजह कौन सी बता रहा है, बड़े किनाए के तौर पर बयान कर रहा है यहाँ पर। मैं और दुख तेरी मुजहाए दराज का, मुजहाए नहीं पलकें, यानी मेरे महबूब जब उसकी तरफ तू देखता है तो तेरी पलकों में दर्द होता होगा। जब तेरी पलकों में दर्द होता है तो मुझे भी दर्द होता है। अब ये नहीं कह रहा नालायक कि तुम्हारे देखने की वजह से मेरे को दर्द हो रहा है, पलकों वलकों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। ऐसा कहाँ है मुलायम चीजें कि माशूका की पलकें हिल रही हैं तो भाई को दर्द हो रहा है ना। तो इसको पलकों वलकों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको तो इससे फर्क पड़ रहा है कि वो तुझे छोड़कर कहीं और देख रही है। ठीक है, तो शायर ने देखिए डायरेक्ट ना कहकर इनडायरेक्टली बताया किसी बात को, अपने दिल की कैफियत को बयान किया है। बहरहाल तसव्वुर महबूब की बेतवज्जोही को बयान करना इसका बुनियादी तसव्वुर है, बुनियादी कॉन्सेप्ट है इस शेर का। ठीक है, आगे देखिए सरफा है जब्त आह में मेरा व गर्न में तामा हूं एक ही नफ्स जांगुदाज का। देखिए इसमें शिद्दत आतिश इश्क को बयान किया गया है, अपने दिल के अंदर जो एक भड़ास निकल रही है ना, शोला जा रहे हैं इश्क के, उनको बयान कर रहा है। शायर कह रहा है कि सरफा है जब्त आह में मेरा, जब्त आह में मेरा, के जो दिल की आह है, दर्द है, इनको जब्त करना, इनको दबा लेने में मेरा ही सरफा है, यानी कि मेरा ही फायदा है। सरफा यानी कि फायदा, सरासर मेरा ही फायदा है। क्यों? इसलिए कि तामा हूं एक ही नफ्स जांगुदाज का, इसलिए कि मेरे सीने में इस कदर गर्मी पैदा हो चुकी है, गर्मी पैदा हो चुकी है कि एक ही आह, एक ही नफ्स यानी कि एक ही आह मेरी क्या है हस्ती को खत्म कर दे। जांगुदाज जान निकालने वाली, है ना, मेरी हस्ती को फना कर देने के लिए काफी। जब इश्क की शिद्दत ज्यादा बढ़ जाती है ना तो माशूका को चाहिए एक आशिक को कोऑपरेट करे, है ना, वरना तो फिर आशिक की हालत तो खराब होगी, सारा दोस्त माशूका का होगा। बहरहाल है बसके जोश, बसके मतलब चूंके, है बसके जोश बादा से शीशे उछल रहे, बादा शराब का प्याला। ठीक है, इसमें बुनियादी तस्वुर बयान क्या है मौसम बहार के मुतालिक। मौसम बहार एक मौसम खजा होता है, पतझड़ का मौसम, एक मौसम बहार होता है, खुशनुमा मौसम, तो उसका कॉन्सेप्ट को बयान किया गया है। शायर कह रहे हैं कि चूंकि मिर्जा गालिब कहते हैं कि मौसम बहार में शराब में भी इस कदर जोश पैदा हो गया है, क्योंकि इसमें शराब में बादा शराब में भी इस कदर जोश पैदा हो गया है कि शीशे उछल रहे हैं, यानी कि बोतलें उछल रही हैं, है ना, शीशे की बोतलें क्या खुल रहे हैं उनके कॉकपिट से। हर गोशाए बसात है सर शीशाबाज का, गोया के महफिल के हर गोशा में शीशाबाज अपने करतब दिखा रहा है। ठीक है,
तो इसको इससे तशबीह दी है। बहरहाल आगे देखे लास्ट में, काविश का दिल करे है तकाजा के है हुनूर, नाखून पे कर्ज उस गिरह नीमबाज का। काविश के माने कई मानों में आता है। देखिए काविश के माने नफरत के माने में भी आता है यहाँ पर। काविश का दिल यानी दिल की जो एक काविश है, दिल के अंदर जो कुढ़न है, ठीक है। तकाजा माने जरूरत होता है, हुनूज के माने अभी। इसमें तसव्वुरे ज़ौक़े काविशे दिल, तसव्वुरे ज़ौक़े काविशे दिल यानी दिल की नफरत का जो ज़ौक़ है ना, चाहत, इसको बयान किया गया है। और कर्ज लेना ही होता है। गिरा के माने होता है गांठ, नीम का माने हाफ, नीम बाज। मिर्जा गालिब कहते हैं कि मेरा दिल ये चाहता है, मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि गम के नाखून जख्मी दिल को अपनी काविश से इतना बढ़ा दें, अपनी काविश यानी कि अपनी नफरत से इतना बढ़ा दें कि दिल सरापा जख्म बन जाए। इन दिल के अंदर का जख्म ही जख्म बन जाए, दिल बिल्कुल जख्मी हो जाए, है ना। क्यों? ताकि आशिकी की मेराज नसीब हो जाए। जब दिल जख्मी होगा तो मुझे आशिक मेराज नसीब हो जाएगी, मैं एक सच्चा आशिक बन जाऊंगा। तो तुझे सच्चा ही आशिक बनना है तो अपने दिल को क्यों जख्मी करवा रहा है? तुझे जख्मी करना है तो माशुका के दिल को जख्मी कर, है ना। लेकिन ये अपना दिल जख्मी करके खुश है। बहरहाल ताराजे काविशे गमे हिजरा हुआ असद, गमे हिजरा जुदाई का गम है, जुदाई का गम होगा तो नफरत और होगी, ठीक है। तराजे काविशे गम हिजरा हुआ असद, सीना के था दफीना गहराए राज का, गहर हाय राज का। गहर के माने होता है मोती, ठीक है। राज होता ही है। इसमें बयान किया गया तसव्वुरे गमे रुसवाई महबूब, महबूब की रुसवाई का गम बयान किया गया है इसमें। मिर्जा गालिब कहते हैं कि मेरे सीने में राज महबूब मख्फी था, है। महबूब का राज मख्फी था, महबूब की दिली बात मेरे सीने के अंदर दबी हुई थी, छुपी हुई थी। किस तरह? जिस तरह मोतियों को दफन कर दिया गया है, इसमें भी तशबीह दी गई है। जिस तरह मोतियों को क्या दफन, मोती और जो बड़े कीमती माल होते हैं वो मख्फी होते हैं, छुपे हुए होते हैं। मगर अफसोस की बात है कि काविशे गमे हिजराने, किसे? काविशे गमे हिजराने यानी जो एक जुदाई का गम था, जुदाई के गम की जो कुड़न थी, उसने इस दफीना को बर्बाद कर दिया। जब वो मुझे छोड़ के चलेगी, मुझसे अलग हो गई, तो फिर मैंने सारे राज थे वो सब राज मेरे फाश हुए, ठीक है। यानी शिद्दत गमे हिजरा ने राज फाश कर दिया। ये महबूबाओं को चाहिए कि आशिकों को छोड़ के ना जाए, वरना राज फाश हो जाते हैं, है ना। ऐसे यहीं पर हुआ था, राज फाश हो गए। तो मिर्जा गालिब के बहरहाल राज फाश हो गए, है ना। वो एक एज ए सिर्फ किडिंग टॉपिक था। समझ में आपको अच्छा आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप बताएं। देखिए आपको इसका टेस्ट सीरीज जल्द से जल्द अपलोड कर दी जाएगी, आप इसमें प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।